हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट। हमने कल की क्लास में फर्स्ट यूनिट को पूरा किया था। अब हम शुरुआत करें सेकंड यूनिट की। उसके पहले आप इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए जिससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। आज हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, बलों में सुरक्षी बल, असुरक्षी बल, पिंडों की टक्कर, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये सभी हम इनमें करने जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और कौन सी है? यूनिट सेकेंड में शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कार्य से। कार्य क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कार्य क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का दूसरा रूप कहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। और यह क्या है? कोई कण हो या पिंड हो या वस्तु हो, उसमें हम बल आरोपित करते हैं या बल लगाते हैं, जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है या फिर उसमें जो विस्थापन उत्पन्न होता है, ये प्रक्रिया होती है, उसे हम कार्य कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा लिखते हैं हम सबसे पहले। किसी कण या पिंड पर आरोपित बल के द्वारा विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। या फिर किसी कण या पिंड पर आरोपित बल के द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन होने की क्रिया कार्य कहलाती है। क्या कहते हैं? उसे कार्य कहते हैं। ये हमारे पास परिभाषा होगी उसकी कि कोई पिंड है, वस्तु है या कण है, उस पर हम क्या करें? बल आरोपित करें। बल आरोपित करके यानी उसके ऊपर बल लगाए, जिसके कारण उसकी स्थिति परिवर्तित हो या उसमें विस्थापन उत्पन्न हो। इसको समझने की बात है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कण है, उसके ऊपर हम बल आरोपित कर रहे हैं। इधर से हमने मान लो बल आरोपित किया, यहाँ पे ये कोई कण है। इस बल के आरोपित करने से, इसके ऊपर बल के लगाने से ये पिंड यहां से यहां पहुंच गया। तो इसके कारण क्या हुआ? ये कण या पिंड यहाँ पे पहुंच गया। इसके कारण क्या हुआ? इसकी यहाँ पे स्थिति 1 थी, यहाँ पे स्थिति सेकंड हो गई। ये तो फर्स्ट स्थिति थी, यहाँ पे सेकंड स्थिति होगी, या प्रथम और अंतिम स्थिति हो गई, ऐसे मान लो। और इसके बीच में क्या हो गया? ये विस्थापन उत्पन्न हो गया। ये विस्थापन को हम आर से व्यक्त कर दे या फिर अक्ष से व्यक्त कर दे। तो इसमें क्या स्थिति में परिवर्तन हो रहा या फिर
विस्थापन हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसमें किया जाने वाले जो काम है उसी को कार्य कहते हैं। तो चलो हम कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कार्य का हम मेन रूप कैसे प्राप्त करें उसके लिए। तो सबसे पहले बात है कि कार्य है ना, जो बल आरोपित किया जाता है और जो विस्थापन उत्पन्न होता है, उन दोनों का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल या बिंदु गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो देखो बल, आरोपित बल लिखना, आरोपित बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश, अदिश को डॉट भी बोलते हैं और इसको बिंदु भी बोलते हैं। अदिश को डॉट और बिंदु बोलते हैं। और ये सभी के आगे क्या हो गया, गुणनफल को, गुणनफल कार्य के बराबर होता है या गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य के बराबर होता है। क्या कह रहा है, क्या आरोपित बल जो हम उस पर बल लगा रहे हैं और तथा उसमें जो स्थिति परिवर्तन के कारण विस्थापन उत्पन्न हुआ है, उनके अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। एक बार इसको यहाँ छोड़ो, समझने के तौर पर हमारे को देखना है कि मान लो हमारे पास एक वक्र है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास वक्र है कुछ इस तरीके से। इस वक्र की हम बात करें तो यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है इस पे P, ये वक्र है, हमने मान लो RS मान लिया, RS वक्र है, XY वक्र मान सकते हो इसको, AB वक्र मान सकते हो इसको, CD वक्र मान सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जो सुविधा लगे उस प्रकार से आप इसको मान सकते हो। मैंने इसको RS वक्र मान लिया, आपको बुकों में AB लिखा हुआ मिल जाएगा, AB मान लेना चाहे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हमने इस पे बल आरोपित किया, कण किसी क्षण क्या हुआ, इस बिंदु पर पहुंच गया, कण P है, इस बिंदु पर पहुंच गया किसी क्षण, जहां से इसके जो मूल बिंदु है उसकी स्थिति, मान लो इसकी मूल बिंदु है जो यह मूल बिंदु यह है, इससे इसकी जो दूरी है हम ज्ञात करेंगे या स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे, वो है आपका R सदिश। और यहाँ पे हमने क्या माना, यहाँ पे मान लो ये विस्थापन अल्पांश है, क्या है, विस्थापन अल्पांश की कल्पना की है हमने किसी क्षण इस वक्र पे बिंदु P पर, ठीक है। तो ये तो विस्थापन अल्पांश हो गया, ये स्थिति सदिश हो गया, बिंदु O से दूरी, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इसकी बात करें हम तो हमारे पास देखो इस पे लगने वाला बल, हमने बल आरोपित किया, मान लो कण पे F बल आरोपित कर दिया, ठीक है। और हम विस्थापन R की dr की बात करें, पहले इसकी बात नहीं करें, पहले हम dr की बात करें, ये ध्यान रखना है। तो इस पे बल आरोपित किया जिसके कारण कण यहाँ पे पहुंचा, उसी क्षण हमने क्या किया, यहाँ पे dr विस्थापन मान लिया और ये कण P पर पहुंचा उस समय, तो हम केवल dr विस्थापन के कारण जो कार्य किया जाएगा उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना एक वक्र RS है, जिस पर स्थित कण P पर बल F आरोपित किया गया है,
कि जिस पर स्थित बिंदु P पर कण P पर क्या किया है हमने, बल F आरोपित कर दिया। अब मान लो किसी क्षण कण P यहां पे स्थित है तथा कण किसी क्षण कण P वक्र पर स्थित है जहां माना अल्पांश सदिश, अल्पांश विस्थापन सदिश, अल्पांश विस्थापन सदिश dr सदिश की कल्पना की। ये सब बातें हमने करी। अब हम बात करते हैं, तो बिंदु कण पर dr अल्पांश के कारण लगने वाला कार्य, किया गया कार्य ऐसे, तो ऊपर लिख देता हूं मैं। अतः कण P पर dr विस्थापन के कारण किया गया कार्य। अब कार्य देखो, हम W की बात कर रहे हैं तो dW लेंगे, क्योंकि यहाँ पे dr विस्थापन है, तो हम क्या लेंगे कार्य को, कार्य की वजह से आप बोलो तो क्या होगा, बल या आरोपित बल गुणा विस्थापन। और ये विस्थापन कौन सा है, क्रॉस, वैसे गुणनफल नहीं है, ये बिंदु गुणनफल है, लेकिन हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा इसलिए ऐसा लिख दिया। तो इसको हमने लिया dW, क्या लिया, dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल F आरोपित किया हमने और डॉट dr सदिश, क्या हो गया, डॉट dr सदिश हो गया। अब यहाँ पे हमने देखो बल लिया, बल मान लो इस दिशा में लग रहा है, इस पे कण पे बल इस दिशा में लग रहा है, इस कण पे, ठीक है, ये मान के चलो। अब हमने क्या किया, यहां से इसका क्षैतिज घटक प्राप्त करें विस्थापन की दिशा में। उस समय देखो हम यहां से एक, ये क्षैतिज, क्योंकि ये वक्र तो ऊपर नीचे जा रहा है ना, इसलिए क्षैतिज घटक हम विस्थापन की दिशा ही होगी। तो यहाँ पे इसका क्षैतिज घटक प्राप्त करें, इसके लिए क्या करें, यहां से इसमें लंब डाल दिया हमने, किस पे, ये जो विस्थापन की दिशा है इस दिशा में, यहां से हमने क्या डाला, लंब डाला। ये लंब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और ये जो इन मध्य है, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य जो कोण है वो थीटा है, हमने ऐसा मान लिया। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य जो कोण है वो क्या है, थीटा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो कोण थीटा है हमारे पास, जो देखो dW इक्वल टू जो प्राप्त हुआ है, dW इक्वल टू F सदिश डॉट dr सदिश, ये हमारे को प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने परिभाषा में कहा है कि आरोपित बल और उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल, यह देखो बिंदु हमने लगाया ना, ये बिंदु इसी को व्यक्त करता है, अदिश गुणनफल को, ठीक है। तो यह हमने कर लिया। अब देखो हम बात करें इसकी, तो हमें इस बल का प्रक्षेप या बल का क्षैतिज घटक किस दिशा में, विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक प्राप्त करना है या बल का प्रक्षेप प्राप्त करना है। तो हम देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में बात करें, क्षैतिज का मतलब कोस थीटा की बात कर रहे हैं, तो कोस थीटा निकाले हम यहाँ पे, देखो इसको समीकरण नंबर 1 लगा दूं और कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इससे देखे तो ये समकोण के सामने का जो क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार, और इसी दिशा में हमें चाहिए तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ही तो होता है, और ये विस्थापन हो जाएगा।
आधार बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, और हम इसको जैसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कर्ण इसके गुणा में हो जाएगा, तो देखो कोस बराबर आधार बटा कर्ण, और कर्ण क्या है इसका, एफ है, कर्ण क्या है, एफ है, तो इसकी जगह मैं एफ रख दूं, ये लो यहां पे मैंने रख दिया एफ, और ये आधार क्षैतिज, इसको हम क्षैतिज बोले आधार, तो ये क्षैतिज घटक प्राप्त हो जाएगा हमारे को, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा हमारे को, एफ कोस थीटा, क्या प्राप्त होगा, एफ कोस थीटा प्राप्त हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे एफ कोस थीटा, इस प्रकार से आपको लिखना, ये एफ कोस थीटा हम किस में रख दे, यहां पे रख दे एफ की जगह, एफ की जगह ये मान रखे एफ कोस थीटा, क्योंकि हमारे को इसका विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक प्राप्त हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मान रखेंगे, तो देखो हमारे को क्या प्राप्त होगा, इसको समीकरण नंबर 2 दे दे, समीकरण 2 है 1 से, या आप डायरेक्ट में रख सकते हो इसको, और यहाँ पे आकर भी आप समीकरण 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा नहीं करके यहाँ पे आकर भी आप समीकरण 1 लगा सकते हो, या इससे सीधे डायरेक्ट रखोगे एफ कोस थीटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम, देखो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हुआ, dw इक्वल टू एफ कोस थीटा, और ये लो dr, दोनों का ही हमने क्या हटा दिया, सदिश हटा दिया। अब जैसे हम इसको लिखेंगे एफ डी थीटा, सॉरी डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर कोस थीटा, समीकरण नंबर हमारे को 3 प्राप्त हो गया। ये प्रोसेस आपको करनी नहीं, डायरेक्ट रखनी, मैंने समझाया भाई, इससे हमने इस तरीके से इसको प्राप्त किया। ये वही प्रोसेस है जो हमने किया था, आपने 11वीं क्लास में किया होगा कि हम कण को इस तरीके से इधर खींच रहे हैं और इस दिशा में कण क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, तो हमने यहां से ये लंब डालकर मान ज्ञात किया था इसका कोस थीटा के बराबर, तो हमें प्राप्त हुआ था जो ये इधर बल लग रहा है वो एफ कोस थीटा प्राप्त हुआ था उस समय। तो ये क्या हो गया, विस्थापन की दिशा में बल का प्रक्षेप, ठीक है, ये हमारे को प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, हमारे पास थीटा क्या है, थीटा, थीटा हमारे पास है एफ और विस्थापन के मध्य कोण, बल एफ तथा विस्थापन सदिश dr के मध्य कोण है, विस्थापन सदिश dr के मध्य कोण है एफ। और अब आगे हम बात करें कि ये एफ कोस थीटा क्या है, एफ कोस थीटा पूरे की बात करें हम, तो ये क्या है, बल या आरोपित बल, बल एफ का, बल एफ का विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में प्रक्षेप, प्रक्षेप या घटक या क्षैतिज घटक, दिशा में क्षैतिज घटक लिख देता हूं मैं, क्षैतिज घटक या प्रक्षेप भी बोल सकते हैं, घटक भी लिख दोगे आप, विस्थापन की दिशा में वो एक ही बात है। तो विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें हमारे को यहाँ पे हम निकल। अब हम बात करते हैं पूरे वक्र की, कि पूरे वक्र पर कण जो लगा हुआ है, तो इस पूरे वक्र के कारण जो कुल बल लगेगा वो क्या है, हम बात करते हैं। तो वक्र
आर एस पर कण पर किया गया कुल कार्य, बल के द्वारा कुल कार्य के वक्र आर एस पर है ना, बल के द्वारा जो कुल कार्य किया जाता है उसको तो हमने कार्य लिख दिया ना, वो बल के द्वारा सब हो जाएंगे। तो इस पोजीशन में हमारे पास क्या होगा, इस पोजीशन में देखो हम आर से चलकर एस तक गए और पूरा कार्य क्या हो जाएगा, पूरा कार्य तो डब्ल्यू होगा, क्योंकि इसके कारण डी आर के कारण डी डब्ल्यू हो रहा था, तो पूरा कार्य डब्ल्यू होगा। तो ये लो डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये जैसे हुआ तो हम आर से लेकर एस तक पहुंचे, तो यहां पे लिख देंगे आर से एस, क्या हो गया, आर से एस। इसमें आप बराबर में ये भी लिख सकते हो आर से एस एफ डी आर कोस थीटा, ये भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम ही है, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन हमने ये लिया 1 मिनट। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखो, समीकरण नंबर ये हो गया हमारे पास 4। इसका हमने क्या किया है, इसका हमने किया है समाकलन किया है आर से एस तक लिमिट रखकर। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने जो यहां पे ऐसा करना था ना, वो आर से एस डी डब्ल्यू डायरेक्ट मैंने वो माने रख दिया और कर दिया, ये आपके एक स्टेप यहाँ पे हमने काउंट कर। तो W इक्वल टू समाकलन आर से एस डी डब्ल्यू हो गया और हमने सीधा मान यहाँ पे रख दिया, समीकरण 4 प्राप्त कर लिया। यदि आप ये रखकर करना चाहते हो तो ये रखकर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गया। अब देखो, यदि ये मैं ऊपर रख देता हूं यहाँ पे, W इक्वल टू समाकलन आर से एस एफ डॉट डी आर, यह हमारे पास समीकरण नंबर 4। इसकी बात करते हैं हम आगे। अब देखो, हम यहां पे बात करते हैं, हमने कहा मूल बिंदु से इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, R है, तो इस बिंदु का क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक स्थिति है, इसलिए इसको आप R1 कर दो। ये लो, इसको मैंने ऐसे मिलाया O से, और ये क्या हो गया R1 सदिश। इसको मैंने S को भी इससे मिलाया O से, S को भी किससे मिलाया, O से मिलाया, तो ये क्या हो गया आपका R2 सदिश हो गया। और ये वाला बीच वाला था, ये तो R सदिश था ना, तो ये R सदिश है, ये R2 और ये R1। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब हम कहे कि यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के स्थिति सदिश R1 व R2 हो, तो यदि वक्र के बिंदु R व S के स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति भी लिख सकते हैं आप, स्थिति सदिश क्रमशः R सदिश, R1 सदिश व R2 सदिश हो तो समीकरण 4 से क्या किया हमने, प्रारंभिक स्थिति का स्थिति सदिश R1 सदिश और अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश R2 सदिश। मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया कि वक्र पर स्थित बिंदु R व S के स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश व R2 सदिश हो तो क्या होगा, देखो समीकरण 4 से, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, समीकरण 4 से क्या होगा, W इक्वल टू समाकलन R1 सदिश से R2 सदिश, R1 सदिश से R2 सदिश, और ये हो गया आपका F सदिश डॉट DR सदिश। ये हमारे पास प्राप्त हो गया मान। ठीक है, यहाँ पे R2 सदिश है, R1 से R2, ये लो इस तरीके से लिख देता हूं मैं,
R1 सदिश से R2 सदिश तक। यह तो ये जैसे ही रखा, अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो देखो चलते हैं ऊपर की तरफ। W इक्वल टू एफ, तो क्या है पूरे वक्र पे समान ही लगा हुआ है, तो एफ का मान तो नियत है, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो एफ को ले लिया हमने बाहर, एफ को बाहर लिया जैसे ही, तो समाकलन किसके ऊपर आ गया, R1 सदिश और R2 सदिश, समाकलन R1 से R2, और यहाँ पे हो गया आपका dr सदिश का समाकलन। अब dr सदिश का समाकलन क्या होगा भाई, ये होगा, क्योंकि स्थिति सदिश जो पी का है dr के सापेक्ष और मूल बिंदु से, तो ये तो r आएगा इसका मान, तो रख लो r। तो f कोष्टक इसका हो गया r सदिश, और कहां से, R1 सदिश से R2 सदिश तक। यहां पे हमें सी लगाने की आवश्यकता नहीं है, समाकलन करते सी लगाते वो आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसा कर लो आप। अब देखो हमने क्या किया, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट, तो ये लो आपकी अपर लिमिट तो गई R2 सदिश और माइनस लगाकर R1 सदिश, ये हमारे पास हो गया इस वक्र के ऊपर कण को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, R से S तक ले जाने में किया गया कुल कार्य हो गया हमारा ये। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। क्या हो गया, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा बनाई थी यहाँ पे, तो इसको हम स्पर्श बल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बल, स्पर्श बल इसको कहे, तो हम बात करते हैं, यदि एक आरोपित बल, आरोपित बल F को स्पर्श बल, स्पर्श रेखा के अनुदिश लग रहा है ना, स्पर्श बल FT मान्य, तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 की बात करें या समीकरण 3 होगा, उसमें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू समाकलन FT dr हो जाएगा, FT dr हो जाएगा, और कहां से, R से S तक हो जाएगा। यह समीकरण नंबर आपका 6 हो जाएगा। क्यों, F की जगह FT कर दो बस, उसको स्पर्श बल मान लिया, क्योंकि स्पर्श रेखा के अनुदिश लग रहा है, यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा ही तो बनाई है, इसके अनुदिश लग रहा है इसलिए। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श बल और विस्थापन में संबंध, ग्राफ बनाएंगे इसमें, स्पर्श बल और विस्थापन में ग्राफ। स्पर्शीय बल व विस्थापन में ग्राफ, ग्राफ के द्वारा भी इसको प्राप्त करते हैं। जैसे कैसे आता है, तो ग्राफ बना रहे हैं हम, तो देखो इधर तो हमने ले लिया क्या, स्पर्श बल, ये तो गया आपका स्पर्श बल FT, इस साइड में तो FT, और इधर हो गया आपका विस्थापन को हम R ले रहे हैं, तो इधर हो गया आपका R सदिश। और मान लो कोई वक्र इस तरीके से आपका, या ऐसे ले लो, इसको हमने ले लिया, मान लो CD ले लिया, हमने A और जो R और S पर प्रक्षेप डालना है। यदि आपने AB माना है यहाँ पे, तो उसको AB मान लेना। मान लो अपना A बिंदु या R बिंदु यहाँ पे है,
और ए बिंदु यहाँ पे, मैंने एस माना तो एस, इससे हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो ये मैंने लंब डाल दिया इसे। ये जो है ना, इसको एक बार हम मान लो छायांकित कर दिया, इस भाग को छायांकित कर दिया, मान लो ये छायांकित भाग है या घिरा हुआ कुल भाग है, इसके द्वारा किया गया कार्य, इसमें यदि हम कण को चलाए तो हमारे को कार्य कितना प्राप्त किया जाएगा वो हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे भाग को छोटे छोटी पट्टियों में विभाजित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित कर लेंगे। तो ये लो, मान लो एक पट्टी की हमने ऐसी कल्पना की, ये सभी क्या है, छोटी छोटी समान पट्टियां हैं। तो हमने इस पूरे भाग को छोटी छोटी इस नीली वाली ऐसी पट्टियों में क्या कर लिया, बांट लिया। तो नीचे हम देखें तो इसका विस्थापन कितना आ गया हमारे पास, dr आ गया, क्योंकि ये r था, अल्प आ गया, dr आ गया। और यहां से यहां तक इस पट्टी पर घूमने में इससे कार्य कितना लगेगा, इसमें कार्य हो जाएगा समाकलन एफ टी डी आर, ये कार्य हो जाएगा। क्यों, ये देखो dr, इसको हम क्षेत्रफल के रूप में ले रहे हैं, उस समय बात कर रहे हैं ग्राफ के रूप में। पहले किया हमने वक्र के रूप में, रेखा के रूप में, अब इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये बल ये हो जाएगा। अब देखो क्या कहेंगे सर कि ये कैसे हो गया, एक मिनट सोचो, मैंने इस स्थिति को मान लिया P है और ये स्थिति Q है, एक मिनट मानो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे इसको देखो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन P से Q और एफ टी डॉट डी आर सदिश, यही तो लिखेंगे। लेकिन हमने ये स्थितियां नहीं मानी, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इनका अदिश गुणन करके इसको दिखा दिया कि ये ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आर से एस तक ही जा रहे हैं, विस्थापन क्या है, आर से एस तक ही हो रहा है, और उसमें भी आर से एस तक ही था, यही तो हमने किया था। तो हम क्या कहेंगे कि बल, स्पर्शीय बल एफ और विस्थापन आर में ग्राफ खींचने पर ग्राफ के द्वारा जो कुल कार्य किया जाता है उसकी बात करेंगे हम। तो अच्छा हो गया नहीं, घेरे हुए भाग को हमने लगभग समान लंबाई और समान ऊंचाई की क्या पट्टिकाओं में विभाजित किया। क्या किया हमने, समान आकार और समान लंबाई और चौड़ाई की पट्टिकाओं में विभाजित किया, या समान आकार की पट्टिकाओं में विभाजित किया। ग्राफ में एफ टी व आर से घिरे भाग को, एफ टी व आर से घिरे भाग को, ये देखो ये तो आर और ये एफ टी, इधर हम लंब डालेंगे तो इनसे घिरे भाग को क्या किया हमने, समान आकार, लगभग लिख लेना, लगभग या समान आकार की पट्टिकाओं में विभाजित किया, या पट्टिकाओं से बना हुआ माना, पट्टिकाओं में विभाजित किया या फिर पट्टिकाओं से बना हुआ माना। ये छोटे, जिनमें से एक पट्टिका जिसकी चौड़ाई आर और उस पर आरोपित बल क्या है, एफ टी, तो एक पट्टिका के द्वारा क्या हो जाएगा बल का मान, जिनमें से एक पट्टिका पर, पट्टिका के लिए कण पर किया जाने
वाला कार्य क्या हो जाएगा भाई, एक पट्टिका के लिए, एक पट्टिका के लिए यानी पट्टिका का क्षेत्रफल के बराबर होता हो, तो क्या होगा, पट्टिका का क्षेत्रफल। और पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, ये एफ इंटू टी। क्यों, तो एफ टी इंटू डी आर, ये हमारे पास हो गया। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गिरे हुए भाग पर बल के द्वारा किया गया कार्य। तो संपूर्ण गिरे हुए भाग पर भाग के लिए लिख लेना, भाग के लिए कण पर बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, संपूर्ण गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कार्य बराबर गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल हमारे को दिखाने की आवश्यकता नहीं, हमारे को करना है क्या, देखो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू समाकलन R से S और एफ टी डॉट डी आर, ये कार्य होगा। तो हमें यही लेना है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण दूरी तो कितनी हो गई, डी आर लिया था तो डी आर से गुणा किया था, अब क्या हो गया, विस्थापन आर हो गया। तो हम यहाँ पे डी आर आर से एस करेंगे तो ये आर आ गया ना पूरा, ये आर ही तो है, आर से एस, ये देखो आर से एस तक पहुंचे हम, तो आर से एस तक पहुंचने में डी आर आर विस्थापन ही तो हुआ है, ये रहा आर विस्थापन। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो आर ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, कार्य इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कार्य की स्थितियां। कार्य की स्थितियों की बात करें, विशेष स्थिति एक नंबर क्या है, यदि क्या हो, जो आपका एफ लंबवत है डी आर, यानी थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। तो यहां पे कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रोसेस में किया गया पूरा कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रोसेस में किया जाने वाला पूरा कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। यानी बल और विस्थापन यदि लंबवत दिशा में हो तो किया जाने वाला कार्य 0 होता है, अर्थात बल विस्थापन के लंबवत दिशा में होने पर किया जाने वाला कार्य 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। अब लंबवत का मतलब क्या है, देखो लंबवत का मतलब है जैसे पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों की गति है, पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, इसके चारों ओर
जो गति कर रहे हैं, तो उससे हम क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो ये स्पर्श रेखा बनेगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समकोण बनेगा। जो जितने भी केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, वो क्या होते हैं, शून्य होंगे इस हिसाब से। क्यों, कॉस का मान शून्य बन जाएगा यहाँ पे। तो केंद्रीय बलों का इसमें आप उदाहरण ले सकते हो। क्या कर सकते हो, केंद्रीय बलों का उदाहरण इसमें ले सकते हो। या फिर पुली किसी अटैची को अपने सिर पर रखकर चल रहा है, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या लिखेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल ले, कुल्ली के द्वारा अटैची को सिर पर रख कर चलने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया जाने वाला कार्य। कि कुल्ली क्या कर रहा है, अटैची को अपने सिर पर रख रहा है और फिर वो चल रहा है, तो चलते हो रहा वो इस दिशा में मान लो, या किसी भी दिशा में चल रहा है, और गुरुत्वीय बल क्या लगता है, कुल्ली मान लो या आपका कुल्ली है, ये इस साइड में आपका चल रहा है, इसके सिर पर क्या है, अटैची रखी हुई है। ये क्या है, अटैची, और ये खुद क्या है, कुल्ली है, खुद तो कुल्ली है, और ये अपने किसी आदमी की या यात्री की अटैची रखकर चल रहा है इस दिशा में। और इसमें जो गुरुत्वीय बल लगेगा या गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, वो किस साइड में लगेगा, गुरुत्वीय बल इस साइड में लगेगा, गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर लगेगा, और ये जा रहा है इसी दिशा में और बल लग रहा है इस दिशा में, तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते ही किया जाने वाला कार्य का मान शून्य हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री हुआ वैसे किया जाने वाला कार्य का मान शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों की गति पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों की गति, उपग्रहों की गति में किया जाने वाला कार्य। कि ग्रह क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह पृथ्वी के, और ये क्या कर रहे हैं, इसके हम केंद्रीय बल क्या रखेंगे, केंद्रीय बल की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा बनाएंगे, ये इससे चारों ओर घूमेगा, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, केंद्र के साथ जो त्रिज्या से इसका कोण बनेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये करना है। अब दूसरी पोजीशन की बात करें हम, पोजीशन नंबर 2 है जब विस्थापन क्या हो, शून्य हो। 2 नंबर, जब विस्थापन शून्य हो तो किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्यों होगा, देखो हमारे पास मान आया जो है W इक्वल टू समाकलन F.dr, और ये विस्थापन dr का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो इस पूरे का मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो W इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये 0 होगा। अब ये कैसे 0 होगा, ये बताओ। मान लो कोई दीवार है, ये दीवार है, इस पे मैं क्या लगा रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं इसके ऊपर बल तो लगा रहा हूं, लेकिन क्या इसमें विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारा जो कार्य किया गया उसका मान शून्य है। जब तक विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा तब तक
कार्य शून्य होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर दीवार पर धक्का लगाने पर, धक्का या इसे बल बोल सकते हैं, बल लगाने पर विस्थापित नहीं होती है, नहीं होती है। इसका मतलब है विस्थापन का मान शून्य, तो इसमें जो कार्य किया जाएगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। यह हमारी पोजीशन नंबर 2 हो गई। अब हम बात करते हैं कि मान लो अनेक बल है इसके ऊपर कार्य कर रहे हो, किस पर, कण पर अनेक बल कार्य कर रहे हो, तब क्या होगा। स्थिति 3 की बात करेंगे कि कण पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, उस समय क्या होगा। कण पर मान लो n बल कार्य कर रहे हैं, मतलब F1 F2 F3 Fn बल कार्य कर रहे हैं मान लो। उनके द्वारा जो कण पर जो कार्य किया जाता है वो किस प्रकार निर्भर करता है, हम उसकी बात करेंगे। तो हमने बलों के बारे में बात की थी कि एक कण पर बहुत सारे बल लगते हैं, तो जो कुल बल है परिणामी बल उन बलों के योग के बराबर होता है। और ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी कण पर एक से अधिक बल लगने पर परिणामी बल का मान आरोपित बलों के योग के बराबर होता है, आरोपित बलों के योग के बराबर होता है। यानी F रिजल्टेड यानी परिणामी बल क्या हो जाएगा इन सब के द्वारा, F1 प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस डैश 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 प्लस Fn सदिश, ये परिणामी बल हो गया। ऐसा ही होगा परिणामी बल, कुल बल ये हो गया। अब इससे हमें यदि कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या होगा, देखो कार्य बराबर होगा Wn, n बलों के द्वारा लग रहा तो, और वही हम बात करेंगे किसकी, समाकलन की बात करेंगे। तो ये लो समाकलन हो गया इसमें, फिर रिजल्टेड F r सदिश डॉट dr सदिश हो गया ये बल की, और इसमें Fr का मान यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो ये लो F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस डैश 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 प्लस Fn सदिश, और इनटू तो इनके आगे क्या है dr सदिश भी तो है ना, तो वो तो रखना ही रखना हमें, हमने तो F रिजल्टेड का मान ही तो रखा है यहाँ पे। तो ये परिणामी सदिश, परिणामी बल को मान रखिए। अब इनको सबको हम अलग अलग ले तो देखो क्या आएगा, समाकलन F1 सदिश डॉट dr सदिश प्लस समाकलन F2 सदिश डॉट dr सदिश प्लस समाकलन F3 सदिश डॉट dr सदिश, और प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में अपना है Fn सदिश डॉट dr सदिश। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो कार्य प्राप्त हुआ, जो कण पे कुल बल लग रहे हैं उन बलों के द्वारा जो अलग अलग कार्य किया जाता है उन सभी कार्यों के योग के बराबर कुल कार्य होता है। यानी बल F के द्वारा यदि W1 F2 के द्वारा W2 F3 के द्वारा W3 और Fn के द्वारा Wn बल लगे, इसको W ले लेना क्योंकि यहां पे हो जाएगी, तो इसको आप कैपिटल W, तो ये क्या हो जाएगा F1 प्लस सॉरी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश 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 प्लस Wn, ये मान हमारे पास W के बराबर प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जो कुल कार्य किया जाएगा सभी बलों के द्वारा अलग अलग किए गए कार्यों के योग के बराबर होगा। किसी कण पर अनेक बल आरोपित होने पर उन सभी बलों के द्वारा अलग अलग किए गए कण पर अलग अलग किए गए कार्यों के योग के बराबर कुल कार्य होता है। यह हमें यहाँ पे मालूम चल रहा है, ठीक है।
अब आगे हम बात करें मान लो एफ सदिश है, उसका हमें व्यंजक दिया है, एफ के लिए दिया है एफ अक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये मान दिया है। और विस्थापन दिया है हमारे को डी आर, जो विस्थापन दिया है उसका हमें जो मान दिया है अक्ष दिशा में डी एक्स आई कैप डी वाई वाई दिशा में जे कैप प्लस डी जेड जेड दिशा में डी जेड के कैप, यह है। तो इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उस कार्य का मान क्या होगा, वो कार्य ज्ञात करना है। और कार्य का तो हमारे को मालूम है क्या होता है, W इक्वल टू एफ सदिश डॉट डी आर सदिश होता है। तो ये रख लो सभी मान, यहाँ पे रखोगे मान, तो इसका तो गया एफ अक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ये डॉट, और दूसरे में आ गया आपका डी अक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये मान हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हमने पिछली यूनिट में भी बात की थी सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल की। ये क्या आपके पास अदिश गुणनफल है, बिंदु गुणनफल है। सदिश गुणनफल क्रॉस होता है और उसमें क्या होता है 90 डिग्री पर क्या होता है, मान 1 होता है, साइन का मान वहां पे साइन होता है। क्रॉस गुणनफल में साइन थीटा की निष्पत्ति, यहाँ पे डॉट में कोस थीटा की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री पर मान 1 प्राप्त होता है और 0 पर 0। यहाँ पे देखो 0 डिग्री पर मान 1 प्राप्त होता है। तो 0 डिग्री कब हो, जब सम्मान को सम्मान से गुणा किया जाए, सम्मान कैप को सम्मान कैप से गुणा करेंगे तब हमारे पास 0 डिग्री होगा। और 90 वाले तो वैसे क्या हो जाएंगे सभी। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने ये निर्देश तंत्र बना लिया, मान लो अक्ष वाई और ये जेड, इधर विस्थापन है डी एक्स, इधर है डी वाई और इधर है डी जेड। बल लग रहा है एफ जेड, इधर एफ एक्स और इधर एफ वाई, ये बल लग रहे हैं। तो इनकी बात कर रहे हैं। अब इनकी बात देखो क्या है, इधर तो आई कैप आएगा एकांक सदिश, और इधर आएगा जे कैप और इधर आएगा के कैप। तो इन दोनों के साथ यहाँ पे तो आई आई लगेगा, इन दोनों के साथ यहाँ पे जे वाई वाई, यहाँ पे वाई वाई, वाई वाले के साथ जे जे लगेगा और जेड वाले के साथ के लगेगा। अब देखो कहने का मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, वो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ये तो लंबवत है और कोस थीटा कोस 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि आई और जे गुणा होगा तो 0 आएगा मान, जे और के गुणा होगा तो भी मान 0 आएगा, और के और आई गुणा होगा तो भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी विपरीत आ रहे हैं इसका मतलब 0, और समान आ रहे हैं इसका मतलब मान 1 करके उसका मान रख दो। तो इसका मतलब आई को आई से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई इंटू आई का मान 1, जे इंटू जे का मान 1 और के इंटू के का मान 1, और जो विपरीत वाले हैं उन सभी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उन सभी का मान 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोस 90 प्राप्त होगा तो 0 हो जाएगा उसका मान, कोस 90 हो। तो यहाँ पे देखो अक्ष अक्ष वाले गुणनफल में आएंगे, उनका मान 1 होगा तो एफ अक्ष डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो वाई वाई वाले एफ वाई डी वाई आ जाएगा, और जेड जेड वाले एफ जेड डी जेड आ जाएगा। ये मान हमारे को आना है। तो यहाँ पे प्लस लगा कर रखा, तो देख लो विपरीत वाले तो लेना ही नहीं, हमारे को सम्मान लेना है। अक्ष को आई से गुणा किया तो मान 1 हो जाएगा, और एफ अक्ष डी अक्ष, और यहाँ पे मैं एक बार रखकर बता देता हूँ आई कैप इंटू आई कैप, विपरीत वाले तो लेना ही नहीं है ना। एफ वाई डी वाई जे कैप इंटू जे कैप प्लस एफ जेड डी जेड इंटू के कैप इंटू के कैप, और विपरीत वाले तो वैसे ही 0 होंगे। इसका गुणनफल होगा 1, इसका गुणनफल 1, क्योंकि 0 डिग्री का कोण बन रहा है, समान ही है, तो इसका भी 1 जैसे ही हुआ तो हमारे पास मेन रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ,
एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया। इसका क्या हो गया, ये मान प्राप्त हो गया, बल का मान हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कि स्प्रिंग को खींचने पर जो कार्य है उसकी बात करेंगे। और यहां पे माना बल नियतांक क्या है, के है। माना बल नियतांक के है। अब ये हमने क्या आधार बना लिया, इससे क्या स्प्रिंग को क्या कर रहा है, हमने सटा रखा है। तो ये मान लो आपकी स्प्रिंग यहाँ पे वास्तविक स्थिति स्प्रिंग की ये, ठीक है। इस स्प्रिंग को क्या किया, बल लगाकर खींचा गया। क्या किया, बल लगाकर इस स्प्रिंग को खींचा गया। तो ये कुछ हमारे को इस प्रकार से प्राप्त हुई। खींचने पर स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से हमारे को प्राप्त हुई। ये मानो यदि हमने इस स्प्रिंग पर बल लगाया और इसको दबाया तो ये स्प्रिंग कुछ हमारे को इस प्रकार से प्राप्त हुई, क्योंकि और पास पास आ जाएंगे नहीं गिरे, ये इस प्रकार से प्राप्त हुई। अब ध्यान देना, इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो स्प्रिंग की वास्तविक स्थिति ये थी, वास्तविक स्थिति ये थी। ये कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई यहां तक। इसको हमने अक्ष माना। क्या माना, अक्ष। स्प्रिंग की वास्तविक स्थिति देखो, इससे हम लंब डाले तो ये यहां तक थी, और यहां से इसको यहां से मिला, ये देखो ये ऊपर तक जाएगी। तो ये बीच की दूरी भी कितनी है, अक्ष। यानी हम ये मान रहे हैं दबाते हैं तो भी विस्थापन क्या होता है, अक्ष होता है। इसको अंदर की ओर दबाया तो विस्थापन अक्ष, इसको बाहर की ओर खींचा तो भी विस्थापन अक्ष। अब देखो ध्यान देते हैं, हम बात करते हैं प्रत्यानयन बल। किसकी, प्रत्यानयन बल। स्प्रिंगों के बीच जो बल लगता है वो प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा बल, हम स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो स्प्रिंग को दबाने का विरोध करता है, इसको दबाव मत। यदि हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग को खींचने का विरोध करता है वो बल। इसका मतलब बल, मान लो हमने स्प्रिंग को बाहर की साइड में खींचा है बल लगाकर, तो वो कह रहा है नहीं इसको अंदर की ओर लाओ, बाहर क्यों ले जा रहे हो। इसका मतलब विस्थापन तो हो रहा है विपरीत दिशा में और बल लग रहा है विपरीत दिशा में। विस्थापन इस दिशा में हुआ, बल इस दिशा में। हमने बल लगाया इस पे इस साइड में और वो कह रहा नहीं इसको बाहर की ओर ले जाओ, आप इसको दबा क्यों रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विस्थापन है, जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन विस्थापन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये समझ रहा हूं। तो प्रत्यानयन बल विस्थापन प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्यानयन बल होता है जो विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। यानी प्रत्यानयन बल F है तो समानुपाती 1 माइनस अक्ष। जैसे हम समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो हम बल नियतांक बोल रहे हैं के वही है। तो F इक्वल टू माइनस के अक्ष, ये हमारे पास प्राप्त होगा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं, 2 ही मिनट की बात है। ये बल है, जो कार्य की बात हम कर रहे थे, कार्य में देखो पहले नंबर पर नोट लगाकर, कार्य अदिश राशि है। क्योंकि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल क्या देता है, अदिश देता है, इसलिए अदिश राशि है या होती है। ठीक है। फिर 2 नंबर पर
कार्य का मात्रक एम के एस पद्धति या एसआई पद्धति में होता है जूल। जूल या न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि एफ इंटू डीआर, एफ का तो न्यूटन होता है और इसका क्या हो जाता है मीटर दूरी का, तो न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं हम इसे, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। और सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है। और एक जूल के बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल के बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, यह ध्यान रखना है। अब इसकी विमा लिखना चाहिए, तो कार्य की विमा, और विमा होगी ml2t-2। m के ऊपर भी 1 है, नहीं लगाए तो नहीं होता है, वहां पे 1 होता है, तो ml2t-2। यहाँ पे देखो, बल्कि आप विमा लिखोगे तो बल्कि विमा होती है mlt-2, और इसके गुणा में देखो क्या है r, और r की विमा क्या होगी m0 l1 और t0। इसको जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा m का m, l और ये दोनों एक एक जुड़कर 2 हो जाएगी, तो l2 और t-2 ये होगी। ये इसकी विमा होती है। अब हम बात करते हैं 1 जूल क्या है। 1 जूल क्या है, यह परिभाषा की बात करते हैं, फिर बात आज की क्लास में इतना ही रहेगा। तो 1 जूल बराबर 1 जूल या जूल लिख लो, कण पर 1 न्यूटन बल आरोपित करने पर 1 न्यूटन बल आरोपित करने पर 1 मीटर का विस्थापन होने पर किया जाने वाला कार्य 1 जूल होता है। यानी कण पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर यदि उसकी स्थिति में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रोसेस में किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। ये आज की बात हुई। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास पसंद आई हो आपको, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप एफबी पर है तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को शेयर, फॉलो एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।